रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछले सबक में पढ़ा था बोला के बारे में। बोला के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। उम्मीद है कि आपने बोला वाला जो सबक है वो आपने बगौर सुना है, पढ़ा है, समझा है। अब बोला सबक ख़त्म होने के बाद मैंने आप लोगों को दो होमवर्क दिया था। आप लोग ने उस होमवर्क को अपने फेयर बुक के अंदर लिखिएगा। अब बिला ताख़िर नया सबक शुरू करते हैं। नए सबक का उन्वान है सिया रोशनी। क्या उन्वान है? सिया रोशनी। सिया का मतलब होता है काला, काली, है ना। रोशनी यानी उजाला। हम लोग समझ सकते हैं कि जो रोशन, जो भी कोई चीज़ आग जलती है, उसके अंदर जो चीज़ निकलती है वो रोशनी कहलाती है। तो यहाँ पर सिया रोशनी क्या है? अब इसको बताने से पहले आप लोग को बता दूँ, आप लोग जानते होंगे जोग्राफिया के अतबार से कि दुनिया में 7 बर-ए-आज़म हैं। उन 7 बर-ए-आज़म के अपने अपने नाम हैं, लेकिन आप लोग को पता रहना चाहिए कि एक बर-ए-आज़म है, बर-ए-आज़म अफ़्रीका। बर-ए-आज़म अफ़्रीका। बर-ए-आज़म अफ़्रीका को कहा जाता है तारिक बर-ए-आज़म। क्या कहा जाता है? तारिक बर-ए-आज़म। हाँ, तो देखते हैं हम लोग कि तारिक बर-ए-आज़म के बारे में क्यों बताया जाता है। तारिक बर-ए-आज़म को इसलिए कहा जाता है कि वो दुनिया से छुपा हुआ था। यानी वहाँ पे इंसान थे, लेकिन जब जैसे अंग्रेज़ों ने दुनिया की मालूमात लेना शुरू की, दुनिया खोजना शुरू किया, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब कहीं जाके इंतहाई घने जंगलात वगैरह में और सहराओं में एक कौम बसती थी जो लोग कैसे थे? सियाह फाम थे, है ना, जिनकी जिल्द का कलर गहरा था। तो इसलिए उसका नाम दिया गया तारिक बर-ए-आज़म। उन्हें पूरे बर-ए-आज़म अफ़्रीका को तारिक बर-ए-आज़म भी कहा जाता है ना। स्टार्ट करें हम लोग। चौथा सबक है। चौथा सबक उसका नाम है सिया रोशनी। इसे लिखा है परवीन शाकिर ने। हाँ, देखते हैं, सॉरी, परवीन शेर ने लिखा है। अब परवीन शेर ने क्या लिखा है, क्या क्या बताया है, क्यों सिया रोशनी के बारे में उन्होंने जिक्र किया गया, देखते हैं हम लोग। हाँ, अब ये जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये सबक, ये है सफ़रनामा। क्या है ये? सफ़रनामा। आमतौर पे एक होता है कहानी, एक होता है अफसाना, एक होता है नज़्म, है ना। वैसे ये भी लिखी हुई एक नोट है, ये एक मालूमात है, जिसे हम लोग सफ़रनामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? सफ़रनामा कहा जाता है। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं। सिया रोशनी, परवीन शेर ने लिखा है। पहली बात, सफ़र को वसीला ज़फ़र भी कहा गया, यानी इससे फ़तह व कामरानी हासिल होती है जब कोई शख्स अपने माहौल को छोड़कर दीगर मकामात का सफ़र इख्तियार करता है, तो उसे मुख्तलिफ़ इलाक़ों, लोगों और ज़बानों से वाक़फ़ियत हासिल होती है। आबो हवा, रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ़ तरीक़े और तहज़ीब व तमद्दुन के फ़र्क को देख कर उसकी फ़िक्र व नज़र में कुशादगी पैदा होती है। सफ़रनामा असरी अदब के एक सिन्फ़ है। अच्छे सफ़रनामे पढ़ कर हम महसूस करते हैं कि हम मुसन्निफ़ के साथ सफ़र कर रहे हैं और उसके तजुर्बात और मुशाहिदात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये परवीन शेर के बारे में आप लोग जान पहचान में थोड़ी मालूमात हासिल कर सकते हैं कि वो कौन थी, क्या थी और उन्होंने क्या क्या किया। हाँ, अब बिला ताख़िर हम लोग क्या करते हैं, सबक को शुरू करते हैं। और इस सबक में क्या कहा गया है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयारा अपने आहिनी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। सपाट सीने पर यानी बिल्कुल इस तरह से जो ज़मीन होती है, जो तरतीब से होती है, बगैर किसी ऊँचे नीचे रास्ते की, जो सपाट ज़मीन होती है उसे सब, है ना। तैयारा अपने आहिनी परों, आहिनी यानी लोहे का, आहिनी यानी लोहा, आहन यानी लोहा होता है, और आहिनी यानी लोहे का बना होता है। रफ्ता रफ्ता उसकी रफ्तार तेज़ हो रही थी। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी जस्त लगाकर वो फ़ज़ाओं में परवाज़ करने लगा। ऊपर और ऊपर ज़मीन दूर होती जा रही थी और छोटी, है ना। अब हम लोग जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो जितनी ऊंचाई पे जाएंगे ज़मीन हमको उतनी ही छोटी नज़र आएगी, है ना। तो तैयारा जो है, तैयारा यानी एरोप्लेन, हाँ, जो ऊपर जा रहा है, जेट ऊपर जा रहा है, तो इस तरह से क्या होता है कि हमको चीज़ और छोटी से छोटी नज़र आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परवीन अपनी सीट पर सर टिकाए हुए इतनी बड़ी ज़मीन को इतनी छोटी होते देख रही थी। वो ज़मीन जिस पर इंसानी वजूद एक ज़र्रा है,
वही अब खुद ज़र्रा बनती जा रही थी, है ना। इंसानी वजूद ज़मीन पर एक ज़र्रे की मिसाल है, लेकिन अब वही अब खुद ज़र्रा बनती जा रही है। यानी ऊपर से नीचे इंसान को देखना तो मुश्किल हो जाएगा, तो वैसे ही जब ये नीचे से लोग ऊपर उस तैयारे को देखेंगे, वो भी ऊपर नज़र नहीं आएगा। वो अब खुद ज़र्रा बनती जा रही थी। तैयारा बादलों को का नर्म सीना चीरता हुआ बुलंद होता जा रहा था। बादलों की समंदर में डूबकर ज़मीन लापता हो गई थी, जिससे दूर एक नया जहान था। ये खिलाओं का जहान था, पुरअसरार। पुरअसरार पुरअसरार का मतलब जिसके अंदर कुछ राज छुपा हुआ है। असरार यानी राज, राज से भरा हुआ, कि भाई वहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कि वो जो जगह कहाँ जा रहे हैं हम लोग। आगे देखते हैं। खामोश आवाज़ों की गूंज जिसे परवीन सुन रही थी, ज़मीन से दूर इस नए जहान में आकर दिल की अजीब कैफियत थी जिसका कोई नाम ना था। एक अनोखा एहसास था, एक तिफलाना ख्वाहिश थी। तिफलाना, तिफल कहते हैं बच्चे को, तिफल कहते हैं बच्चे को। तिफलाना यानी बच्चे की जैसी ख्वाहिश थी। हाँ, खिड़की से बादलों की आगोश में कूद जाने की, है ना। यानी एक, अब क्या थी वो ख्वाहिश बचकाना, वो ये थी कि जैसे ही हमारे ये एरोप्लेन, हमारा जो हवाई जहाज़ है, वो कहाँ से गुज़रे, बादलों से गुजरे, और मैं क्या करूं, कहाँ पे छलांग लगा दूं, बादलों के अंदर छलांग लगा दूं। ये बचपन से एक ख्वाहिश थी उसकी। ठीक है, आगे दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। आज वो तैयारे मोड़ रही थी और ज़मीन के उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। कहाँ देखा था? सिर्फ तस्वीरों में, जहाँ जाने वाली थी। आगे देखते हैं उसके बारे में। जहाँ की सच्ची कहानियाँ किताबों में पढ़ी थी, है ना। जहाँ की कहानियाँ कहाँ पे पढ़ी थी? किताबों में। जहाँ का माजी इबरतनाक था, जहाँ इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए थे, जहाँ इंसानियत मुंह छुपाए सिसक रही थी और बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। मैंने आप लोगों को इस आर्ट में बताया कि जब अंग्रेज़ों ने अफ्रीका की दरियाफ़त की, तो अफ्रीका के लोग जो थे इंतहाई जाहिल, गंवार, गैर महज़ब, पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो यूरोपियंस और अंग्रेज़ जो वहाँ पर गए, तो उन्होंने क्या किया, अपने टेक्नोलॉजी की मदद से उनके ऊपर उन्होंने फ़तह हासिल किया और उनको गुलाम गुलाम बना लिया। और वहाँ पे सोने, चांदी और हीरे वगैरह की कहानी है। आज भी अफ्रीका के अंदर इंसानों पर इंसान बहुत जुल्म करते हैं। क्यों, कौन लोग जुल्म करते हैं? यही लोग, अंग्रेज़ लोग जो यूरोप से आए हुए थे। तो आगे वही लिखा है, जहाँ इंसानियत मुंह छुपाए सिसक रही थी और बर्बरियत मुस्कुराती। बर्बरियत का मतलब होता है जुल्म सितम। परवीन ख्यालात के समंदर में गोते लगा रही थी, डूब रही थी, उभर रही थी। जोहानिसबर्ग पहुंचने में 10 घंटे बाकी थे। कितने घंटे बाकी थे? 10 घंटे बाकी था। जोहानिसबर्ग कौन, क्या है ये अफ्रीका में एक शहर है, उसका नाम है जोहानिसबर्ग, है ना। परवीन के शरीक के हयात वारिस, यानी परवीन के शरीक हयात यानी शौहर का नाम क्या नाम है? वारिस। और बेटे फराज, और बेटे का नाम क्या है? फराज की आंखें नींद में डूबी हुई थी। परवीन की पलकें भी बोझल हो रही थी, बोझल हो रही थी, भारी हो रही थी, बोझ से दबी जा रही थी। यानी अब आँख क्या हो रही थी? बंद हो रही थी। हाँ, आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग। जब उसकी आंखें खुली तो मंजिल करीब थी, तैयारा नीचे उतर रहा था, ज़मीन करीब आ रही थी। लकीरों पर रेंगती चूंटियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन रही थी। यानी जो लकीर जो थोड़ा ऊपर से दिख रहे थे, तो कुछ जैसे चींटियाँ रेंग रही हैं। तो क्या हुआ, जब नीचे ज़मीन की तरफ आने लगे तो पता चला कि वो क्या है, वो गाड़ियाँ थी। छोटी छोटी डिब्बियाँ आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी, है ना। और ऊपर से जो छोटी छोटी डिब्बियाँ नज़र आ रही थी, ऊपर से दिखने में क्या है, छोटी डिब्बियाँ थी, लेकिन जब वो करीब आते रहे तो क्या हो गई, वो आलीशान इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आ रही थी। देखते हैं आगे। ज़मीन का सीना फैलता जा रहा था और परवीन के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। वो इस सरजमीन पर कदम रखने वाली थी जहाँ की मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे में माजी की दुख भरी कहानियाँ हैं। वो सरजमीन जिसे कहा जाता है कि एक मुल्क में एक दुनिया आबाद है, एक मुल्क में एक दुनिया आबाद है। यानी वहाँ पर आपको खुशी, गम, है ना, और हैरत, ये सारी चीज़ आपको मिलेगी एक मुल्क के अंदर। देखते हैं आगे उन्होंने क्या कहा है। अब ये वहाँ क्या हो गई, तैयारा इनका यहाँ पर कहाँ हो रहा है, तैयारी ने ज़मीन को छू लिया था। सुबह का सूरज अपनी नर्म सुनहरी किरणों की चादर जोहानिसबर्ग पर फैला हुए था। आज परवीन के कदम इस ज़मीन पर थे जहाँ कितनी ही यादों की बाज़गश्त थी। बाज़गश्त कहते हैं वो आवाज़ जो हमको दोबारा सुनाई दे। एक आवाज़, हम कहीं खड़े होकर आवाज़ दें तो आवाज़ पलट के हमारे पास आई, उसे कहते हैं बाज़गश्त, है ना। जहाँ की याद
जहाँ कितनी ही यादों की बाज़गश्त थी, यानी वो कुछ याद थी, वो पुरानी याद उसको फिर यहाँ वापस आ रही थी। वो ख्यालों में गुम, तजस्सुस और हैरानी में डूबी हुई थी कि अचानक एक मुनहनी सा आदमी एक झंडी जिस पर शेर फैमिली दर्जा लहराता नजर आया, है ना। अचानक उसने क्या देखा, एक मुनहनी सा, एक टेढ़ा, है ना, एक पतला दुबला, है ना, टेढ़ा सा एक आदमी था। उसका नाम था, क्या नाम था उसका, उसका नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन उसके हाथ में एक झंडी थी जिस पर लिखा था शेर फैमिली। क्या लिखा था, शेर फैमिली दर्जा लहराता नजर आया। फराज उसकी तरफ बढ़ा। उस शख्स ने खुशामदीद कहकर अपना तारुफ करवाया। वो नर्म गुफ्तार खुश मिजाज शख्स कैनन था। उसका नाम क्या था, जो शख्स जिसने अपने हाथ में एक झंडी लेके रखी थी। अब आपने देखा होगा एयरपोर्ट के बाहर, जब आप बाहर लॉन्ज में निकलते हैं तो बहुत सारे जो ड्राइवर होते हैं वो इस तरह से पार्टी, है ना, इस तरह से बैनर लेके खड़े रहते हैं, नाम उस पर लिखा रहता है। तो ये उसका ही, अब उसका नाम क्या था, उसका नाम था कैनन। क्या नाम था उसका, कैनन नाम था। परवीन ग्रुप के सयाहों का रहबर, यानी जो परवीन के साथ जितने भी लोग थे वो उनका क्या था, वो गाइड था। रहबर यानी गाइड, रहबर यानी क्या, गाइड। और सयाह, सयाह कहते हैं टूरिस्ट लोगों को, जो लोग कहाँ क्या करते हैं, जो घूमने फिरने जाते हैं। सीधा सादा नेक और नर्म दिल। अब कैसा था वो, सीधा सादा नेक और नर्म दिल था। न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिलो दिमाग पर मुसल्लत रहता है। लोग उस इलाकों में नहीं जाते जहाँ उनकी अक्सरियत होती है ना। अब वो कैसा था, वो न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिलो दिमाग पर मुसल्लत। आमतौर पर आपको पता रहना चाहिए कि अमेरिका में भी एक बड़ी आबादी जो है वो निग्रोज की है। निग्रो यानी वही वो लोग जो सिया फामा, जिनकी जिल्द कैसी है, वो गहरे कलर की है। हाँ, देखते हैं आगे। लोग उस इलाके में भी नहीं जाते जहां उनकी अक्सरियत होती है। लेकिन अब इस खौफ पर हंसी आ रही थी। कैनन की शख्सियत और इर्द गिर्द कालों का जमे गफ़ीर, है ना। अब कैनन जो था और उसके आसपास जितना, अब जाहिर सी बात है, आप जाओगे अफ्रीका में तो आपको वहाँ पे रहने वाले हर शख्स आपको कैसा नज़र आएगा, वो आपको काला नज़र आएगा। उनके चेहरे बता रहे थे कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसा हैं। कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। कैनन के साथ उस ग्रुप के 11 सयाह वैन में बैठ गए थे। कितने लोग बैठ गए थे, 11 लोग बैठ चुके थे। और कैनन जो उनका ड्राइवर था, वो ड्राइवर भी था, और साथ साथ में वो कौन था, वो उनका गाइड भी था, है ना। और यहाँ पे अफ्रीकी लोगों के बारे में अमेरिका के 2 शहरों का यहाँ पे नाम आया है। एक है न्यूयॉर्क और एक है शिकागो, है ना। न्यूयॉर्क और शिकागो, ये अमेरिका के 2 शहरों का नाम का जिक्र किया गया है। देखते हैं आगे और क्या होता है। हाँ, देखते हैं। वेन जोहानिसबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी, होटल वांड्रर्स की तरफ, है ना। होटल का नाम क्या है, वांड्रर्स, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है। कैनन हाथ में माइक पकड़कर अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी आवाज़ वेन में गूंज रही थी और वो कह रहा था। अब देखो, आपको पता रहना चाहिए कि जो गाइड होते हैं, आमतौर पे गाइड लोग होते हैं जो लोगों को रास्ता बताते हैं, भाई यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जो तमाम रास्तों के बारे में उनको पता होता है, वो लोगों को घुमाते हैं, फिराते हैं। तो पूरा जो शेर फैमिली के साथ जो भी लोग आए हुए हैं, वो उनका गाइड था कैनन। अब वो हाथ में माइक लिए हुए क्या बता रहा है, क्या कह रहा था। जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका सबसे पुराना स्कूल है जो 1895 में तामीर हुआ। नेल्सन मंडेला के दोनों मकानात यही हैं। नेल्सन मंडेला, अब आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बता दूं। नेल्सन मंडेला एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसे सियासतदान थे और एक ऐसे लीडर थे जो साउथ अफ्रीका की तारीख में हमेशा और दुनिया की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। नेल्सन मंडेला जो थे, उन्होंने काले लोगों के लिए बहुत बड़ी लड़ाइयाँ की। उन्होंने काले लोगों का जो हक़ है, उनका हक़ उनको दिलाया। और फिर उसके बाद उन्होंने कई साल तक के क्या किया, उन्होंने वो जेल में भी रहे, काले लोगों के हक़ के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो भी तहरीकें चलाई। इसलिए नेल्सन मंडेला वह साउथ अफ्रीका की एक सबसे जानी मानी शख्सियत हो चुकी थी। हालांकि नेल्सन मंडेला का इंतकाल हो चुका है। देखते हैं आगे अब उसके मकान के बाद क्या कहा जा रहा है। वेन में बैठे हुए सयाह कैनन से सवालात कर रहे थे और वो जवाबात दे रहा था, है ना। कई सारे लोग अब जो बोलते हैं ना कि भाई अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो वो बोलता है कि भाई यहाँ से वहाँ जाएंगे, बोलेंगे वहाँ जा रहे तो वहाँ पे क्या है ना। सवाल करना, सवाल कहते हैं, उसका जवाब दिया जाता है। अब देखो क्या बोलता है वो, डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप लोग देख सकते हैं। जोहानिसबर्ग में सोने की कान का पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रेसन ने लगाया था।
साउथ अफ्रीका कुदरती वसाइल की वजह से दौलतमंद हो गया क्योंकि यहाँ सोने और हीरे के ज़खायर हैं। यहाँ गोरों की आबादी 10% है। यहाँ मौसम सरमा जुलाई से शुरू हो जाता है। कैनन बोलता जा रहा था, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को जो मालूमात कैनन जो कौन है, गाइड है ना, टूर का गाइड है, वो जो सबको गाइड कर रहा है। उसने क्या बताया यहाँ पे सोने की कान के बारे में बताया, जिसने जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ग्रेसन ने लगाया था, जिनका पता लगाया था। और यहाँ गोरों की आबादी 10% है, यानी यहाँ पे आपको गोरे जो लोग मिलेंगे। अब गोरे लोग हैं तो वो अफ्रीका के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि वो यूरोप के अलग अलग मुल्कों से, है ना, ख़जाने की तलाश में और कई सारी चीज़ों की तलाश में आए और फिर वहीं पर वो लोग बस गए। वो गोरे वहीं हैं अब, है ना, यूरोप के रहने वाले लोग। देखें, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है मौसम सरमा। अब 2-3 मौसम होते हैं, एक होता है मौसम सरमा, एक होता है मौसम गर्मा और एक मौसम बारह, है ना। मौसम सरमा यानी सर्दी का मौसम और मौसम गर्मा यानी गर्मी का मौसम और मौसम बारह, बारह का मतलब होता है बारिश का मौसम, हाँ। देखते हैं यानी वहाँ ठंडी शुरू हो जाती है। देख कैनन बोलता जा रहा था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। परवीन वैन की खिड़की से बाहर देख रही थी। मकई के खेत के रंगों से सुरूर हासिल कर रही थी और कैनन की आवाज़ से इल्म की मोती चुन रही थी। अब कैनन जो क्या है, सारी मालूमात दे रहा था। जो मेन जो परवीन है इसके अंदर, जो परवीन जिसने लिखा है उसने अपना नाम लिखा है कि वो क्या कर रही थी, वो खिड़की के बाहर देख रही थी और मकई के जो खेत है, जो भुट्टे होते हैं ना, मकई कॉर्नफ्लोर, उसके खेत दूर तक के देख रही थी। वो स्वेटों की सड़कों पर सुबह की नर्म धूप अपने सुनहरे परों को फैलाए हुए बैठी थी। सड़क के किनारे रंग ही रंग थे। छोटे छोटे स्टॉलों में फनकारों के फन चमक रहे थे। मुजस्समे और क्राफ्ट, मुसव्वरी और रंगीन पोशाक। फुटपाथ पर भी चादरों पर तरह तरह की अशिया बराए फ़रोख्त मौजूद थी। लोग मोल तोल कर रहे थे। परवीन उस दुकानदार औरत की बेबसी को देख रही थी जिसे अपने बका के लिए कीमत कम करनी ही थी। वैन का ड्राइवर यूपा था, है ना। वैन के ड्राइवर का नाम है यूपा और यहाँ पे जो गाइड है, गाइड का नाम क्या है, कैनन, है ना। उसने वैन स्वेटो के एक मफलूकुल हाल इलाके में रोक दी। सब सैयाह बाहर निकलकर कैनन के पीछे पीछे चल रहे थे। जब मफलूकुल हाल यानी इंतहाई खस्ता हाल ना। आगे सब सैयाह बाहर निकलकर कैनन के पीछे पीछे चल रहे थे। गर्द गुबार में डूबी हुई कच्ची सड़कें, तंग गलियां, बदरंग छोटे छोटे घर, कहीं कहीं गड्ढों में जमा हुआ पानी, नंगे पाँव बोसीदा कपड़ों में खेलते हुए बच्चे। यानी वहाँ गरीबी इतनी थी। और स्वेटो जो एरिया है वो आमतौर पे कैसा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, झुपड़पट्टियाँ होती हैं, है ना। जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होती बल्कि जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, वो इलाका स्वेटो का इलाका कहलाता था वहाँ पर अफ्रीका में। देखते हैं आगे मालूमात लेंगे। अब घरों आगे देखते हैं। नंगे पाँव बोसीदा कपड़ों में खेलते बच्चे, घर के दरवाज़ों पर बैठे चाय पीते हुए गपशप में मसरूफ़ लोग जिन्हें ज़िंदगी की दौड़ से कोई मतलब ना था। मकानों के सामने तारों की जंग आलूद बाढ़ और हर घर पर टीन की छत। ये इलाका जोहानिसबर्ग से 20 मील दूर है, उसे स्वेटो कहते हैं ना। मैंने आपको बताया एक एरिया है कि जो जहाँ पर इंतहाई गरीब, खस्ता हाल और झोपड़पट्टी के लोग रहते हैं, उनके लिए वो जगह बनाई गई थी, उसे स्वेटो कहा जाता है उस इलाके को, है ना। जो जोहानिसबर्ग से कितनी दूर था, 20 मील दूर था। देखते हैं। अपार्थाइड के दौरान कालों को इसी जगह भेज दिया गया था। अपार्थाइड कहते हैं एक ऐसी सिचुएशन कि जिससे क्या हो, शहर में या मुल्क में या कोई बड़ा एक जैसे फसाद हो जाए और उस फसाद के दौरान में जो जो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनको कहाँ भेजा जाता है, किसी एक मुकाम पर भेजा जाता है, तो उसे कहते हैं अपार्थाइड, है ना। के दौरान कालों को उसी जगह भेज दिया गया था। स्वेटो का माहौल और कच्चे रास्ते और गलियों से उड़ती हुई गर्द के ज़र्रे कह रहे थे किस तरह वो मुल्क दर्द का गहवारा बना था। यानी गलियाँ, कच्चे रास्ते, ख़राब हालत, यानी उसको देख के लगता था कि इन अंग्रेज़ों ने और जो गोरे लोगों ने इतने ज़्यादा जुल्म सितम करके जो काले लोग थे, जो गरीब थे और जो उस तहरीक में हिस्सा ले रहे थे, उनको क्या कर दिया गया, झुपड़पट्टी जैसे एक दूर इलाके में जाकर उनको छोड़ दिया गया था, उनको बसा दिया गया था। गली की धूल परवीन के कदमों से लिपट रही थी और सोच रही थी कि सयाह सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीर नहीं है,
है ना। अब हम लोग बोलते हैं घूमने जा रहे हैं, घूमने जाने का बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि भारी से भारी सीन देखेंगे, एक से एक का नज़ारा देखेंगे, नहीं, बल्कि सयाहत तो उसे भी कहा जाता है कि अब जहाँ भी जाओ वहाँ की खस्ता हाली देखो, वहाँ के ख़राब हालात को देखो, ये भी सयाहत है ना। जमालियती ज़ौक़, यानी ऐसा नहीं कि बस घूमने जा रहे उससे सब खूबसूरत ही चीज़ नज़र आए, ऐसा नहीं है ना। जमालियती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं, खुरदुरी खुरदुरी बदसूरती की आगाही का नाम दिए। खुरदुरी बदसूरती की आगाही का, यानी कि दुनिया में यानी हर जगह खूबसूरती नहीं, बल्कि हमको जब हम लोग जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी को देखो, लोगों की ज़िंदगी कितनी ख़राब हो चुकी है उन्हें देखो, उसका नाम भी सयाहत है ना। हम लोग यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, अगले सेशन में हम लोग इंशाल्लाह इसको क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसे पूरा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।